इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को डार्क रिएक्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शन को डिटेल के साथ। डार्क रिएक्शन से पहले हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन और हमने ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है या 2 रिएक्शन में कंप्लीट होती है। फर्स्ट जो स्टेप था या फर्स्ट जो रिएक्शन था वो हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको अगर याद हो तो एटीपी एंड एनएडीपीएच जो था वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं वो आगे जाके डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, डार्क रिएक्शन। इट इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप होता है इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो होंगे वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जिसमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं? एटीपी एंड एनएडीपीएच। इसके बाद हम देखते हैं डार्क रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। द डार्क रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट के ऊपर इन्हिसार नहीं करता। और ये एमसीक्यूज़ में आता रहता है कि लाइट रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो आपने याद रखना है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट के ऊपर और इसका कोई इन्हिसार नहीं होता। हेयर द वर्ड्स डार्क डजंट मीन दैट इट ओनली अकर एट नाइट। यहाँ पर जो डार्क का लफ्ज़ है इसका ये मतलब नहीं है कि ये रात के वक़्त होता है। इसका ये मतलब है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं करता और ये दिन में होता है। आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन अकर सिमल्टेनियसली आफ्टर वन अनदर। जो लाइट एंड डार्क रिएक्शन होते हैं वो सिमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। पहले लाइट रिएक्शन होता है, बाद में डार्क रिएक्शन होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए पहले लाइट रिएक्शन का होना ज़रूरी है, बाद में डार्क रिएक्शन होगा। बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज़ यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड C3 पाथवे। इसको हम C3 पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इन दिस रिएक्शंस 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं जिससे आगे जाके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल। इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। बिकॉज इट वॉज डिस्कवर बाई केल्विन, क्योंकि इसको केल्विन ने डिस्कवर किया था। इट इज़ अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को भी पढ़ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमने एक पार्ट्स पढ़ा था कि द फ्लूइड फिल पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा, और ये उसी स्ट्रोमा में होता है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, लेकिन जो हमारे पास डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है, जो फ्लूइड फिल पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का। तो आइए हम चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ। रिक्वायरमेंट से पहले मैं ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। H2O जो है वो लाइट रिएक्शन में इंटर हो रही है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ रहा है, और इसके साथ साथ ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन से एटीपी जो है और एनएडीपीएच जो है वो भी आ रही है, और ये केल्विन साइकिल में दाखिल हो रहे हैं। यानी ये जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के, एटीपी और एनएडीपीएच, ये कहाँ पे दाखिल हो रहे हैं?
केल्विन साइकिल में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि केल्विन साइकिल के लिए ATP एंड NADPH जो है वो ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप देख सकते हैं कि वो बाहर से आ रहा है। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, रिक्वायरमेंट ऑफ डार्क रिएक्शन, कि डार्क रिएक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ATP एंड NADPH को। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ATP और NADPH जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, और ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो होते हैं वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। यानी लाइट रिएक्शन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है ATP एंड NADPH, जो प्रोवाइड करती है लाइट रिएक्शन। और ये MCQs के लिहाज से बहुत अहम है कि ATP और NADPH रिक्वायरमेंट है डार्क रिएक्शन के कि नहीं है। या इस तरह भी MCQs आ सकता है कि ये कौन प्रोवाइड करता है, ATP एंड NADPH जो है डार्क रिएक्शन के लिए कौन प्रोवाइड करता है। तो आपने याद रखना है कि ये लाइट रिएक्शन जो है उससे आती हैं। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत अहम है MCQs के हवाले से कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिक्वायरमेंट है डार्क रिएक्शन की। अगर आपको याद हो तो लाइट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट में हमने बात की थी कि वहाँ पर H2O मॉलिक्यूल जो है वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डार्क रिएक्शन में रिक्वायर्ड होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती हैं? स्टोमेटा के ज़रिए से एटमॉस्फेयर से आती है। चलते हैं हम इसके प्रोडक्ट की तरफ, यानी ये बनाता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं डार्क रिएक्शन के। प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज़ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, केमिकल एनर्जी। डार्क रिएक्शन के एक ही मेन प्रोडक्ट है, वो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जिसको हम केमिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके साइकिल की तरफ, कि इसका पूरा साइकिल और इस साइकिल में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं और वहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। ये साइकिल MCQs के हवाले से नहायत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइकिल इसका किस तरह होता है। तो साइकिल में हम देख सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ROBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ये बनाते हैं 3 PGA मॉलिक्यूल। 3 PGA का मतलब होता है फास्फोग्लाइसरेट, 3 फास्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल। ये 6 मॉलिक्यूल होते हैं और 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है हर एक मॉलिक्यूल। और ये जो रिएक्शन है जिसमें 3 राइबोलोज बाइफॉस्फेट और 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलकर 3 PGA मॉलिक्यूल बनाता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। ये फर्स्ट स्टेप हो गया इस साइकिल का। सेकंड स्टेप स्टार्ट हो रहा है। ये जो 3 PGA मॉलिक्यूल्स है, जो 6 मॉलिक्यूल होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल में, और यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इस्तेमाल होते हैं। जब ये 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होती है 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल में, तो इस स्टेप को हम नाम देते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और इस रिडक्शन रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। ये जो 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल बने हैं, ये 6 मॉलिक्यूल होंगे। इस 6 में से 5 जो मॉलिक्यूल होंगे वो इस साइकिल में आगे जाएंगे, और एक जो मॉलिक्यूल होगा वो इस साइकिल से बाहर आएगा। और ये जो एक मॉलिक्यूल बाहर आ गया, दूसरे फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा, जो वो भी दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ से आया होगा, एक और केल्विन साइकिल से आया होगा। यानी 2 केल्विन साइकिल जो है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। और जो बाकी 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल थे, वो आगे जाके पेयर से जनरेट करेगा 3 राइबोलोज बाइफॉस्फेट को, और यहाँ पर 3 ATP मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। इसलिए इस स्टेप को हम नाम देते हैं रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। जब ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल
कंप्लीट हो जाता है, फिर से जनरेट होता है, तो हमारे साथ ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्यों कंप्लीट हो जाता है? क्योंकि ये स्टार्ट में इस्तेमाल भी हुआ था और यह फिर से बन गया। जब ये बन जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल आएंगे। ये 3 मॉलिक्यूल फिर से राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ बांड बनाएंगे और वो बांड के नतीजे में एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम 3 PGA मॉलिक्यूल कहते हैं। ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा।